आज का फिज़िक्स का क्लास। तो फिज़िक्स की क्लास में लास्ट क्लास में अपन जो पढ़ रहे थे, एक बार मैं उसे वापस ले लेता हूँ, उसके नोट्स देख लेते हैं अपन। मैंने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के बारे में बताया लास्ट क्लास में, और पावर ऑफ लेंस है वो भी बताया। तो डायोप्टर पावर होती है किसी लेंस की, और जो फोकल लेंथ है उसको जब उल्टा करते हैं, इन्वर्स जब करते हैं, तो उससे हमारे पास पावर आती है। और यहाँ पे फोकल लेंथ को मीटर में रखा जाता है। फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए, फिर मैंने आपको लेंसेज का कॉम्बिनेशन के बारे में बताया। तो यहाँ पे लेंस के कॉम्बिनेशन में सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है कि जो फोकल लेंथ है उसका तो इनवर्स ऐड होता है, और पावर जो होती है वो सीधी ऐड हो जाती है ना। फोकल लेंथ f1 f2 f3 हो तो 1/f1 प्लस 1/f2 एंड सो ऑन 1/f1 इस तरह से ऐड हो जाता है। और पावर जो होती है इक्विवेलेंट वो p1 प्लस p2 प्लस pn एंड सो ऑन इस तरह से ऐड हो जाती है। और फिर मैंने जो इक्विवेलेंट आपका मैग्नीफिकेशन है तो उसके बारे में बताया। तो इंडिविजुअल जो मैग्नीफिकेशन है, मान लो m1 है एक लेंस का, दूसरे का m2 है, तो सभी का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें m इक्विवेलेंट मिल जाएगा, यानी कि इक्विवेलेंट मैग्नीफिकेशन हमें मिल जाएगा। तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। अब अपन जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज है उनका क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि कैसे इस तरह के सवालों को सॉल्व किया जा सकता है। मैं क्वेश्चन लेता हूँ। इस क्वेश्चन में ध्यान से समझना इसे। देखो क्वेश्चन क्या है कि एक इस तरह का अरेंजमेंट लिया। मान लो एक ग्लास का स्लैब है, ऐसा इस तरह का स्लैब है ये ग्लास का। ऐसा स्लैब है, और इस स्लैब के अंदर एक ऐसे खाली जगह है जहाँ पे पानी भरा हुआ है। इस तरह का अरेंजमेंट है। ये देखो इस तरह का अरेंजमेंट है, इसको ध्यान से समझना। ये तो आपका ग्लास है, ये वाला जो पार्ट ना, ये वाला, ये तो पार्ट हो गया ग्लास। मैं ग्लास को, ये ग्लास है, और ये वाला जो पार्ट है ये वाला ग्लास हो गया, और ये पार्ट भी ग्लास है। ठीक है, यानी कि कांच है, कांच का स्लैब है, कांच का पार्ट है ये। और ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर ये वाटर है। ठीक है, इस तरह का अरेंजमेंट है। तो देखो यहाँ पे ये लेंसेज का कॉम्बिनेशन का केस ही बनेगा। यहाँ पे ये तो हो गया ग्लास, दिस इज़ ग्लास, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो है वो होता है 1.5। ये भी ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1.5 है। ये वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों मीडियम के मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिए, और बाहर एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर एयर का 1 है। जितनी भी कर्व है, चाहे इस कर्व की बात करें तो रेडियस 10 सेंटीमीटर है, इस कर्व की बात करें तो भी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, इस कर्व की बात करें तो भी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, और इस कर्व की बात करें तो भी रेडियस 10 सेंटीमीटर है। यानी कि जितने भी कर्व हैं, चाहे ये है, चाहे ये है, चाहे ये है, चाहे ये है, सारे जितने भी कर्व यहाँ पे हैं इस अरेंजमेंट में, उन सभी के रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 10 सेंटीमीटर ही है। तो सवाल ये है कि ये जो पूरा अरेंजमेंट है इसमें देखो लेंसेज का फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें कितने लेंस बन रहे हैं, देखो एक तो ये लेंस बन रहा है, एक, फिर दो, और फिर तीन। तो यहाँ पे तीन लेंसेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इन तीन लेंसों का कॉम्बिनेशन है। तो इस कॉम्बिनेशन से जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बनेगी वो कितनी बनेगी ये हमें निकालना है। तो आप इसे ट्राई कीजिए एक बार। आपको क्या करना है, आपको लेंस मेकर जो फॉर्मूला था उससे जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/f इज़ इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1। यहाँ पे μ2 तो उस मीडियम का, उस ग्लास का होता है, ये सराउंडिंग का होता है, इंटू 1/r1 माइनस में 1/r2। ये फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है। इस फोकल लेंथ के फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हर एक लेंस का, इसका अलग से, फिर इसका, फिर इसका, और फिर इसका, हमें इस तरह से हमें निकालना होगा हर एक की फोकल लेंथ। और सभी की फोकल लेंथ निकालने के बाद में
हमें 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 करके एफ इक्वेलेंट निकालना होगा। तो पहले आप ट्राई कीजिए, फिर देखते हैं आप सही करते हो या कहीं कोई गलती करते हो, उसके बाद में मैं आपको इसको सॉल्व कराता हूँ। तो मैं आपको अभी टाइम दे रहा हूँ 2 मिनट में। आप 2 मिनट में आप इसे सॉल्व करके बताइए। बताइए क्या आंसर आया। ट्राई कीजिए सभी लोग, कॉपी पेन उठाइए और मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ। ऑप्शन ए है माइनस में 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी है माइनस में 8.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी है माइनस में 7.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी है माइनस में 5 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें अपन को चेक करना है। तो बताइए क्या आंसर आएगा इस केस में। सॉल्व किया जाए। माइनस में 10 देवराज, नहीं माइनस में 10 नहीं आएगा। चलो सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं केवल इस लेंस को लेता हूँ, इस इतने वाले लेंस को लेता हूँ। तो इस केस में इसकी जो फोकल लेंथ है 1/f1 मान लीजिए, इसका फोकल लेंथ मान लिया f1, इसका f2, इसका f3 है। ठीक है, मैं हर एक का फोकल लेंथ अलग अलग ले लेता हूँ। इसका f1 ले लिया, इसका f2 ले लिया और इसका f3 ले लिया। तो 1/f1 इज इक्वल टू μ2। μ2 देखो कितना है इसका 3/2 हो गया। ये μ2 हो गया 1.5। तो 1.5 अपॉन में, अब देखो क्या करेंगे, सराउंडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या लेंगे, इसको ध्यान से समझना। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है क्योंकि इधर जो सराउंडिंग है वो, यहाँ पे तो एयर है लेकिन इधर की सराउंडिंग क्या है, वाटर है। तो कौन सा यहाँ पे लिया जाए, तो इसके लिए ध्यान से समझना। जैसे यहाँ से जब मैं रे को लेके आता हूँ, जैसे ये रे आती है यहाँ पे, ऐसे आने के बाद में इसमें मान लो डिविएट हुई, फिर डिविएट होने के बाद में ये वाटर में गई, है ना, सीधी ग्लास से वाटर में गई। तो अपन ऐसा मान सकते हैं, ऐसा थोड़ा अपन ऐसा ले सकते हैं कि ये एयर से ग्लास के स्लैब में गई, ग्लास के स्लैब से फिर एयर में गई, फिर एयर से फिर किस में गई, वाटर वाले पार्ट में गई, ताकि हम इस वाटर वाले पार्ट के सराउंडिंग में भी यहाँ पे अपन ऐसा मान सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी एयर मान लो हो सकती है। अपन ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि ग्लास से एयर में गया, एयर से फिर वाटर में गया, फिर वाटर से वापस फिर ये एयर में गया, एयर से वापस फिर ग्लास से फिर वापस एयर में गया, ताकि ये जो μ1 है सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे हमें रखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इस वाले केस में भी अपन मान लेंगे कि इधर भी एयर है और इधर भी देखो यहाँ पे कोई ना कोई एयर की लेयर हो सकती है। इस वाले केस में इसके इधर भी एयर, इधर भी एयर और इसमें भी इधर एयर और इधर एयर। तो यहाँ पे हमारा जो μ1 है वहाँ पे हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि μ1 हम क्या रखें, क्योंकि दोनों तरफ देखो मीडियम जो है अलग अलग है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको तोड़ देंगे कि ये अलग ले लो, ये अलग ले लो, ये अलग ले लो। यानी इसके इधर भी एयर है, यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी एयर है। मान लो कि जो लाइट की रे है पहले एयर में गई होगी, फिर एयर से वाटर में गई होगी, ताकि हमारा जो नीचे वाला सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसमें कोई प्रॉब्लम हमें नहीं हो। तो मैं यहाँ पे 1/f1 निकालने के नीचे लिख दूंगा 1.5/1 माइनस में 1। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अभी तो इनको क्या करा, कंबाइन किया है, लेकिन मैं इनको सेपरेटली लेके जाऊँ तो फोकल लेंथ तो भाई उतनी ही रहनी है ना, फोकल लेंथ कोई चेंज थोड़ी ना होनी है। अगर मैं इस लेंस को सेपरेट कर लूँ, इसको सेपरेट कर लूँ और इसको सेपरेट कर लूँ और अलग अलग सेपरेट करके इन फोकल लेंथ निकालूँ, तो मुझे सराउंडिंग में एयर ही लेना पड़ेगा और इसके सराउंडिंग में भी एयर लेना पड़ेगा और इसके सराउंडिंग में भी एयर लेना ही पड़ेगा।
तो 1.5 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 1/r1, तो 1/r1 में ये देखो ये कर्वेचर का रेडियस क्या हो जाएगा, क्योंकि ये इधर की ओर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 10, माइनस में 1/r2, तो ये r2 ये हो जाएगा प्लस का 10, तो ये हो जाएगा प्लस का 10। तो इससे देखो 1/f1 की वैल्यू आएगी 1.5 में से 1 गया, ये बचा 0.5 इंटू 1/10, और 1/10 यानी कि माइनस में 2/10 हो जाएगा, या फिर ये हो जाएगा, ये कैंसिल यहाँ से, और ये आ जाएगा माइनस में 1/10। तो इससे हमारे पास f1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस में 10 सेंटीमीटर। तो ये तो किसका वैल्यू आया है, केवल f1 का आया है। इसी तरह से f2 की वैल्यू निकालनी है, तो बस f2 में क्या हो जाएगा, 1/f2 इज इक्वल टू जो मीडियम है वो है वाटर, 4/3 अपन सराउंडिंग का 1 ले लिया, माइनस में 1 ले लिया, 1/r1। तो r1 यहाँ पे देखो प्लस का है क्योंकि इधर मेजर होगा, और r2 यहाँ पे माइनस का है, तो प्लस का 10 माइनस ऑफ 1/माइनस का 10। तो यहाँ से 1/f2 की वैल्यू आएगी 4/3 में से 1 गया, तो ये बच गया 1/3, और ये हो जाएगा 2/10, तो ये हो जाएगा 1/15। तो यहाँ से जो f2 का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा प्लस का 15 सेंटीमीटर। तो इस केस में जो बीच वाला लेंस है उसका फोकल लेंथ f2 आ गया 15 सेंटीमीटर। अब तीसरे लेंस पे आते हैं। तीसरे लेंस में 1/f3 निकालना है। तो f3 की वैल्यू देखो, क्योंकि ये f1 के जैसा ही अरेंजमेंट है पूरा का पूरा, f1 के जैसे ही अरेंजमेंट है, तो f3 भी जो है यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस में 10 सेंटीमीटर भी आ जाएगा, लाइक एज f1। तो f1 के जैसा ही है, तो इस वजह से f3 कितना मिल जाएगा हमें, माइनस का 10 सेंटीमीटर ही मिल जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। आई बात समझ में। अब इन सभी का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना है, तो 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। तो 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा 1/f1 तो है माइनस में 10 प्लस 1/f2 है प्लस का 15, और ये हो जाएगा प्लस का 1/माइनस में 10। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम अपन ले सकते हैं 30, तो ये हो जाएगा माइनस में 3 प्लस में 2 माइनस में 3, ये हो जाएगा माइनस में 6 और प्लस में 2 यानी कि माइनस में 4/30, यानी कि f इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा माइनस में 30/4, या फिर माइनस में 15/2 हो गया, या फिर माइनस में 7.5 सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा इस केस में। तो C इज़ करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। बताओ, आई बात समझ में। तो C यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। f इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, माइनस में 7.5 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। बताओ, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। बस इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि सराउंडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसे क्या लिया जाए, ये हमें मेनली इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है, और वहीं से हमारी थोड़ी बहुत चीज़ें डिफरेंट हो जाती है। बस उसे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इन तीनों को आप सेपरेट लेंस की तरह कंसिडर करो, और तीनों जो है एयर के सराउंडेड में ही रखे हुए हैं, ऐसा आप मान के चल सकते हो। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और मैं लेता हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के लिए। जैसे क्वेश्चन है, मैं इस बार कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का एक ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें लेंस पास पास में ना हो के लेंस थोड़ा थोड़ा दूर दूर हो, है ना। लेंसों में अगर कोई डिस्टेंस हो, लेंस दूर दूर हो, तो उस केस में कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कैसे वर्क करेगा, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, और उसे समझते हैं कि क्या डिफरेंस आने वाला है। तो देखो, इसमें 3 लेंस लेता हूँ मैं, 3 लेंस लेता हूँ, लेकिन तीनों अलग अलग डिस्टेंस पर है। एक तो ले लिया कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस ले लिया एक ऐसे, एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया यहाँ पे ले लिया एक कॉनकेव लेंस, ये ले लिया कॉनकेव लेंस, और एक ले लिया यहाँ पे वापस कॉन्वेक्स लेंस। तो ये 3 तरह के लेंस लिए हमने। इसकी फोकल लेंथ है f प्लस का 10, ये फोकल लेंथ है f,
प्लस का 10 सेंटीमीटर हो गया कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसका फोकल लेंथ एफ हो गया माइनस का 10 सेंटीमीटर, कॉनकेव लेंस है इसलिए, और इसका फोकल लेंथ एफ है कोई प्लस का 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से तीनों की फोकल लेंथ दे रखी है, और ये मान लीजिए कोई प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, अब सवाल ये है कि यहाँ से कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है इस लेंस से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लीजिए। तो सवाल ये है कि फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। तो हमें फाइनल इमेज की पोजीशन निकालनी है। फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। तो फाइनल इमेज कितनी डिस्टेंस पर होगा ये पता लगाना है, और इसमें देखो सारे जो ये लेंसेज हैं एक दूसरे के पास में नहीं है, इनके बीच कोई ना कोई डिस्टेंस है। जैसे ये एक डिस्टेंस, ये अलग डिस्टेंस है, ये अलग डिस्टेंस है, तो इन दोनों लेंस के बीच में जो डिस्टेंस है ये तो है 5 सेंटीमीटर और ये है 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से सभी लेंसेज के बीच में डिस्टेंस है यहाँ पे, और हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो एक बार आप ट्राई कीजिए, कैसे आप इसे सोचिए थोड़ा बहुत कि इसका ऑब्जेक्ट है, पहले यहाँ से हमने रिफ्रैक्ट करवाया, इमेज बना, इससे जो इमेज बनेगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, फिर इसके लिए जो ऑब्जेक्ट इसके लिए जो इमेज बनेगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, फिर इसका जो फाइनल इमेज बनेगा वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह की अप्रोच के साथ ये सवाल करना होगा। ये हमने 3 लेंसेज लिए हैं यहाँ पे इस तरह से। एक बार आप ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, ये 3 लेंसेज हो गए, फोकल लेंथ दे रखी है, और हमें फॉर्मूला जो है वही यूज़ करना है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये 3 बार हमें यूज़ करना होगा। फंडा क्या है, इसका इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट और इसका इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट, और इस तरह से हमें फाइनल इमेज की पोजीशन निकालनी है। तो सॉल्व कीजिए, आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होगा। सबसे पहले हम फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए लेंगे, इस लेंस के लिए, है ना। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन लिया, फर्स्ट रिफ्रैक्शन लिया इस लेंस से। तो 1/v, मैं इससे इमेज की पोजीशन निकालता हूँ, तो 1/v माइनस में 1/u, u कितना है यहाँ पे माइनस में 30 है, इज इक्वल टू 1/f, f है यहाँ पे प्लस का 10। तो यहाँ से 1/v की वैल्यू आ जाएगी, देखो ये माइनस माइनस प्लस का 1/30 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/10। तो 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस में 1/30 आ जाएगा। तो 1/v यहाँ से आ जाएगा, अगर मैं 30 एलसीएम लेता हूँ तो ये आ जाएगा 3 - 1 यानी कि 2/30 यानी कि 1/15 आ जाएगा। तो यहाँ से जो v आया है हमारा, ये आ गया प्लस का 15 सेंटीमीटर, यानी कि प्लस का 15 सेंटीमीटर आया है। यानी कि यहाँ से जो इमेज की लोकेशन होगी, ये जो लेंस है, इस लेंस से इमेज कितनी डिस्टेंस पर होगा, कोई इस लेंस से इमेज जो है, यहाँ से जो इमेज होगा कोई 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कोई 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे अपन ले सकते हैं इमेज की लोकेशन। अब 15 सेंटीमीटर आप लोगे तो एक दिक्कत हो जाएगी, है ना। ये अपन को तो ये जो है इस लेंस से अब इस इमेज को ऑब्जेक्ट की तरह कंसिडर करना है। मान लो यहाँ पे कहीं पे ये I1 बना, ये I1 यहाँ पे कहीं पे बना, या फिर ये 5 है और ये 10 है, तो I1 मान लो यहाँ पे बन गया, तो मैं यहीं पे बना लेता हूँ। तो ये जो लेंस है ये इमेज यहाँ पे बनाना चाहेगा, यहाँ पे ये I1 इमेज बनाना चाहेगा फर्स्ट वाले रिफ्रैक्शन से। तो I1 यहाँ से 15 सेंटीमीटर पे हो गया, लेकिन मैं सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए जाता हूँ। सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए अगर मैं लेता हूँ, तो सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए देखो, जो ये लेंस है, इस लेंस के लिए ये जो I1 इमेज है वो एक इंटरमीडिएटरी वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी।
तो यहाँ पे I1 जो होगा, वो होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड लेंस। तो सेकंड लेंस के लिए काल्पनिक वस्तु का काम करेगा ये I1, है ना। और ये वस्तु जो है ऑब्जेक्ट, इस बार देखो ये इस डायरेक्शन में है और कितनी डिस्टेंस पर है, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक है। माइनस का 30 आया है, कहाँ से आया माइनस का 30 ये भी बताओ जितेंद्र। थर्ड लेंस से है, फर्स्ट लेंस से, सेकंड लेंस से, कहाँ से है वो भी बताना। तो देखो I1 जो है यहाँ से इधर 10 सेंटीमीटर आगे की ओर है, तो मैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f में 1/v निकालना चाहता हूँ। 1/u यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो इस लेंस के लिए जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से आगे की ओर 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है। यहाँ से ये चीज़ ध्यान से समझना, बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से ये कितना डिस्टेंस पर है, इमेज 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, लेकिन ये जो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ये इमेज है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। किसके लिए है, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या रखा हमने, प्लस का 10 रख दिया, कंफ्यूज मत होना, इज इक्वल टू 1/f। 1/f में f कितना है यहाँ पे, माइनस का 10 सेंटीमीटर दे रखा है फोकल लेंथ इस सेकंड लेंस की। अब देखो ये माइनस का 1/10 माइनस का 1/10 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/v 0 हो जाएगा, यानी कि v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी कि v इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस बार सेकंड रिफ्रैक्शन के बाद में जो I1 की इमेज बनेगी वो इनफाइनाइट पे बनेगी। अब इनफाइनाइट पे बनेगी तो इनफाइनाइट के बनने के लिए जो हमारा थर्ड लेंस है, अगर मैं थर्ड लेंस की बात करूं, फॉर थर्ड रिफ्रैक्शन, इसके लिए समझना थर्ड रिफ्रैक्शन के लिए, क्योंकि अब देखो जो I2 इमेज है, मान लो मैं I2 बोलूं, तो I2 कहाँ चला गया, इन्फिनिटी पे चला गया। I2 इमेज जो सेकंड लेंस से रिफ्रैक्शन हुआ, तो जो I2 इमेज है वो इन्फिनिटी पे चला जा चुका है। तो थर्ड रिफ्रैक्शन के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो किस पे हो जाएगा, इन्फिनिटी पे हो जाएगा। मान लो ये जो थर्ड लेंस है, इसके लिए मैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देखूँ तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे चला गया, इन्फिनिटी पे चला गया। अब 1/v माइनस 1/u में 1/v माइनस 1/u को इनफाइनाइट ले लेते हैं, और 1/f दे रखा है प्लस का 30, तो 1/infinity जो होता है वो 0 होता है, तो ये जो इक्वल हो जाएगा 1/30। तो 1/v इज इक्वल टू आ जाता है 1/30, या फिर v इज इक्वल टू आ जाता है प्लस का 30 सेंटीमीटर, यानी कि v इज इक्वल टू प्लस के 30 सेंटीमीटर पे हमें इमेज मिलने वाली है। अब ये प्लस का 30 सेंटीमीटर कहाँ से है, ये थर्ड लेंस से 30 सेंटीमीटर आगे होगा, ठीक है। ये थर्ड लेंस से 30 सेंटीमीटर आगे होगा, बिल्कुल सही जितेंद्र। तो यहाँ से हमें 30 सेंटीमीटर आगे, यानी कि 30 सेंटीमीटर जब और आगे जाएंगे तो यहाँ पे हमें फाइनल I3 इमेज मिल जाएगी। तो ये हो जाएगी फाइनल इमेज कहाँ से होगी, ये थर्ड लेंस से 30 सेंटीमीटर आगे हमें मिलने वाली है। कौन सी, थर्ड इमेज, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर ये चीज़, ओके। और इसका अगर रे डायग्राम बनाना चाहो तो आप वो भी बना सकते हो। मैं देखो रे डायग्राम भी बना देता हूँ। जैसे ये रे गई यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, फिर ये रे इधर जाना चाहती है ऐसे, लेकिन यहाँ पे ये ऐसे ना जाके फिर इसके पैरेलल हो जाती है, फिर पैरेलल होके ये यहाँ पे इस फोकस पे मिल जाती है। तो ये इसका रे डायग्राम होगा, ये ऐसे इस तरह से, और ये जाके यहाँ पे I1 पे मिलना चाहती है, लेकिन ये क्योंकि इमेज को इनफाइनाइट पे बनाएगा इसलिए ये रे क्या हो जाएगी, यहाँ पे पैरेलल हो जाएगी। ये पैरेलल रे इस लेंस के यहाँ पे फोकस पे आके मिल जाएगी। तो ये इसका रे डायग्राम इस तरह से अपन बना सकते हैं। तो ये था कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। लेकिन इस केस में हमने क्या लिया, इस केस में हमने लिया कि लेंसेज जो हैं वो काफ़ी दूर दूर हैं, तो उस केस में हमारा जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है वो कैसे काम करेगा। तो इसके लिए फंडा सिंपल सा है, आपको सभी लेंस को तोड़ देना है, हर एक लेंस के लिए अलग केस लेना है, हर एक लेंस के लिए आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इमेज की पोजीशन को ध्यान में रखते हुए उसको सॉल्व करना है। उसी से ही हमारा फाइनल आंसर आएगा। फिर तीनों को अलग अलग सॉल्व करके तीनों को कंबाइन कर दिया तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। तो ये हमने आज 2 लेंस के कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस किए। अब मैं आगे लेता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट जो आपके
फिनोमना है, नेचुरल फिनोमना है, जो कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे नेचर में देखने को मिलते हैं उसे अपन लेते हैं। तो सम इंपॉर्टेंट फिनोमना ऑफ नेचर, कुछ नेचुरल फिनोमना लेते हैं। अच्छा, नेचुरल फिनोमना से पहले मैं आपको एक डिस्प्लेसमेंट मेथड बता देता हूँ। कोई लेंस की फोकल लेंथ निकालने के लिए एक डिस्प्लेसमेंट मेथड प्रिंसिपल अपन समझ लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड फॉर फाइंडिंग फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस, डिस्प्लेसमेंट मेथड फॉर फाइंडिंग फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस। तो किसी लेंस की फोकल दूरी ज्ञात करने के लिए विस्थापन विधि, इसको बोलते हैं विस्थापन विधि। ठीक है, तो देखो इस मेथड में क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है। ये न्यूटन ने दिया था, बाय न्यूटन ने कोई लेंस की फोकल लेंथ निकालने के लिए ये डिस्प्लेसमेंट मेथड एक दिया था। तो इसे अपन समझते हैं। इसमें मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऐसे ये ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट से ये कोई प्रिंसिपल एक्सिस निकल रही है और इस ऑब्जेक्ट की इमेज को हम किसी स्क्रीन पे लेना चाहते हैं। यहाँ पे ये कोई स्क्रीन है, जिस स्क्रीन पे हम इमेज लेना चाहते हैं, ये स्क्रीन है। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में पर्दा। तो इस पर्दे पे हम इस इमेज को लेना चाहते हैं। अब हमने एक लेंस लिया, वी टुक ए लेंस, मान लो एक लेंस लेते हैं। तो लेंस हम लेंगे कॉन्वेक्स नेचर का। तो एक कॉन्वेक्स नेचर का लेंस लिया, उस लेंस को हमने ऑब्जेक्ट से यहाँ से मूव करना शुरू किया। जैसे ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से हम मूव करना शुरू करते हैं। मान लो ये ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा मैं हाइट ले लेता हूँ ऑब्जेक्ट की। ये ऑब्जेक्ट है इस तरह से, ठीक है। अब इस लेंस को हम मूव करना शुरू करते हैं। जैसे ये लेंस है, इस लेंस को हम यहाँ से आगे तक मूव करना शुरू करते हैं। अब जब मूव करेंगे तो हमें जो इमेज होगी वो यहाँ पे कहीं पे मिलेगी, यहाँ पे कहीं पे मिलेगी। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब इमेज हमें इस पर्दे पे मिल ही जाएगी, जो इस ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में एक कैपिटल डी डिस्टेंस है। जो ऑब्जेक्ट है और हमारी इमेज है जहाँ पे पर्दे पे मिलने वाली है, उसके बीच में मान लीजिए कोई कैपिटल डी डिस्टेंस है। ये तो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और ये हो जाएगा हमारा इमेज यहाँ पे। और मान लो इस लेंस को हम यहाँ से मूव करते हुए इधर लेके आते हैं, तो हमें पहली लोकेशन एक ऐसी मिलती है जो यहाँ से x डिस्टेंस पर हो और उस x डिस्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग हमें इमेज मिल जाती है पर्दे के ऊपर। मैं रे डायग्राम बना देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ से एक कोई रे पैरेलल गई, फिर ये इस लेंस के फोकल से पास हुई, यहाँ पे हमें पर्दे पर इमेज मिली। इस तरह से ये हमें फर्स्ट इमेज मिली लेंस की वजह से। अब इस लेंस को हमें और आगे बढ़ाते गए, इस लेंस को हम और आगे बढ़ाते गए। तो मान लो जो पहला केस था, उस पहले केस में जो ये डिस्टेंस थी ये कोई x थी, मतलब इमेज ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस से x डिस्टेंस पर है और जो इमेज है वो लेंस से कोई y डिस्टेंस पर है पहली सिचुएशन में। अब इस लेंस को और आगे बढ़ाया, यही सेम लेंस में आगे और बढ़ा रहा हूँ और इसी सेम लेंस से मान लो एक और हमें ऐसी पोजीशन मिलती है जिस पोजीशन के कॉरस्पॉन्डिंग, अभी देखो ये लेंस आगे आ चुका है, ये दूसरा कोई लेंस नहीं है, मैं पहले वाले लेंस को ही क्या कर रहा हूँ, आगे बढ़ाया है मैंने। अब जो दूसरा वाला पोजीशन है, उस पोजीशन के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक और बार इसी सेम पर्दे पर हमें सेम पैरामीटर्स के लिए एक इमेज मिलने वाली है।
तो हम यहाँ पे देखो ये चीज़ देख सकते हैं, इसी सेम लेंस को अपन आगे लेके आते हैं, तो इस बार इमेज हमें कुछ ऐसे मिलने वाली है, ऐसे यहाँ पे। तो इस बार हमें इसी स्क्रीन पे दोबारा इमेज मिली। पहली तो फर्स्ट पोजीशन तो ये हो गई, इस फर्स्ट पोजीशन के लिए हमें इस पर्दे पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज मिली, और इस सेकंड पोजीशन के लिए भी हमें इस पर्दे पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज मिली। बाकी दूसरी जितनी भी पोजीशंस होती है उन पोजीशंस के लिए मान लो हमें कोई इमेज नहीं मिलती है, हमें केवल इस स्क्रीन पे इमेज को लेके आना है जो ऑब्जेक्ट से कैपिटल डी डिस्टेंस पे, फिक्स डिस्टेंस पर है। तो उसके लिए ये x था तो ये y था। अब दूसरा वाला जो केस होगा, दूसरे वाले में क्योंकि ये x है तो ये y है, अब दूसरे वाले केस में ये डिस्टेंस, क्योंकि सिमेट्री है, सिमेट्री की वजह से ये डिस्टेंस अगर x थी पहले और दूसरी वाली y थी, तो इस बार ये y हो जाएगी और ये x हो जाएगी, दोनों एक दूसरे में इन्वर्स हो जाएगी। तो x और y के दोनों के एक दूसरे के इन्वर्स जो वैल्यूज़ है उनके लिए हमें इसी एक ही स्क्रीन पर इस ऑब्जेक्ट की दो बार इमेज मिलने वाली है, एक इस पोजीशन पे x पोजीशन पे और एक बार y पोजीशन पे। जब ऑब्जेक्ट इस लेंस से x डिस्टेंस पर है तो इमेज y डिस्टेंस पर है, और इस केस में जो ऑब्जेक्ट y डिस्टेंस पर है तो इमेज x डिस्टेंस पर है। यहाँ पे एक और चीज़ हम देखते हैं कि जो आपका जो दोनों लेंस है उनके बीच की जो पोजीशन है, मान लो उसे हम ले लेते हैं कोई स्मॉल d। स्मॉल d क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशंस ऑफ लेंस। कैपिटल D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। ठीक है, अब देखिए मैं अगर स्मॉल d की बात करूं तो स्मॉल d को अपन क्या लिख सकते हैं? y माइनस में x लिख सकते हैं। ये जो y है इसमें से x घटा देते हैं तो स्मॉल d आ जाएगा। तो स्मॉल d को लिख सकते हैं y माइनस में x, इस y में से x को घटा दो तो स्मॉल d आ जाएगा। अगर मैं कैपिटल D की बात करूं तो कैपिटल D को लिखा जा सकता है कैपिटल D इज इक्वल टू x प्लस में y। तो कैपिटल D क्या हो जाएगा? x प्लस में y आ जाएगा। इसे मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसे बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कह दिया। अब मैं इक्वेशन 1 और 2 को अगर ऐड करता हूँ, इक्वेशन 1 प्लस अगर 2 करता हूँ तो देखो x माइनस का है, ये प्लस का है, x से x कैंसिल हो जाएगा, y और y जुड़ के 2y देंगे तो 2y इज इक्वल टू आ जाएगा स्मॉल d प्लस कैपिटल D, y इज इक्वल टू आ जाएगा स्मॉल d प्लस कैपिटल D बाय 2। तो ये y की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल d और कैपिटल D के टर्म्स में। अब इसी तरह से मैं इस लेंस के लिए अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में से या फिर सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को घटा देता हूँ, सेकंड में से फर्स्ट को घटाया तो y में से y कैंसिल हो जाएगा, x में से माइनस ऑफ माइनस x जाएगा तो ये हो जाएगा 2x, और यहाँ पे ये है कैपिटल D और ये है स्मॉल d, तो कैपिटल D माइनस स्मॉल d, तो x की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल D माइनस स्मॉल d बाय 2। तो इस तरह से ये तो आ गया y की वैल्यू स्मॉल d और कैपिटल D के टर्म्स में, और यहाँ पे आ गई x की वैल्यू स्मॉल d और कैपिटल D के टर्म्स में। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब मान लो इस लेंस की फोकल लेंथ अगर f हो तो यहाँ पे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इस इक्वेशन को हम यूज़ कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से, इफ़ेक्टिवली। ठीक है, अभी देखो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया? आई होप सो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो देखो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, इस फॉर्मूले को अपन यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जब इसको यूज़ करेंगे तो 1/v जो है, मान लो इस फर्स्ट केस के लिए ले लेता हूँ, तो इस केस में जो v है वो तो हो जाएगा प्लस का y, माइनस में 1/u हो जाएगा इस बार माइनस में x, इज इक्वल टू आ जाएगा 1/ प्लस का f। तो मैं किसी एक केस के लिए 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f वाला जो फॉर्मूला है उसमें मैं x और y की वैल्यूज़ को इनपुट कर देता हूँ। तो यहाँ से 1/y माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस में 1/x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f। ये y है और ये x है, तो इनकी वैल्यूज़ को मान लो मैं ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, तो मैं इक्वेशन 3 और 4 की वैल्यूज़ को किस में रख देता हूँ? 5 में रख देता हूँ। तो 1/y क्या हो जाएगा? d प्लस कैपिटल D बाय 2,
और 1/x हो जाएगा कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f। ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा। और यहाँ से मैं और इसे सॉल्व करता हूँ तो 2 ऊपर आ जाएगा, 2/small d/कैपिटल D प्लस 2/कैपिटल D माइनस स्मॉल d इज इक्वल टू 1/f। इनका एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा, इसको ले ऐसे एलसीएम लिख सकता हूँ, कैपिटल D स्मॉल d इंटू कैपिटल D माइनस स्मॉल d इज इक्वल टू 1/f। और एलसीएम लेके मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ कैपिटल D माइनस स्मॉल d प्लस ट्वाइस ऑफ कैपिटल D प्लस स्मॉल d। ऊपर 2 का अंदर गया, मल्टीप्लाई किया तो 2d माइनस 2 स्मॉल d प्लस 2 कैपिटल D प्लस 2 स्मॉल d डिवाइडेड बाय, इसे लिख सकते हैं कैपिटल D स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर, जैसा कि होता है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हमने इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया। कैप स्मॉल 2d और स्मॉल 2d कैंसिल, कैपिटल 2d ये हो जाएगा 4d/d स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर इज इक्वल टू 1/f, या फिर f की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल D स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर अपॉन 4d। ये न्यूटन का डिस्प्लेसमेंट फार्मूला कहलाता है फोकल लेंथ को निकालने के लिए। अब आपको क्या चाहिए, कैपिटल D चाहिए, ये तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस है, आसानी से मेजर कर सकते हो। स्मॉल d चाहिए फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन, जिसके लिए हमें इस ऑब्जेक्ट की इमेज इसी सेम पर्दे पे 2 बार मिलती है, उनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल d, ये भी आसानी से निकाल सकते हो। तो ये वैल्यूज़ रखने से हमें किसी भी लेंस की फोकल लेंथ मिल जाती है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि भाई x और y मेजर करके भी तो सर अपन फोकल लेंथ निकाल सकते थे, लेकिन x और y का जो मेजरमेंट है इतना प्रिसाइजली अपन नहीं कर सकते, क्योंकि लेंस कहाँ शुरू हो रहा है कहाँ ख़त्म हो रहा है, तो वहाँ पर x और y की फोकल लेंथ में एरर के हमेशा चांसेस रहते हैं। इतना एक्यूरेटली हम मेज़र नहीं कर सकते x और y को, जितना एक्यूरेटली हम स्मॉल d और कैपिटल D को मेज़र कर सकते हैं। इसी वजह से स्मॉल d और कैपिटल D के टर्म्स में भी फोकल लेंथ निकालने का ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपको सीधा कैपिटल D स्मॉल d और कैपिटल D की वैल्यू रख के f फोकल लेंथ निकाल लेनी है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और अभी के लिए इतना ही, और यहाँ से आगे अपन